जब बहू को मिली अपने ही कर्मों की सजा, कुदरत का न्याय देखकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते हुए रिश्तों और गिरते हुए नैतिक मूल्यों का एक आईना है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर की चार दीवारों के भीतर जो होता है वो दुनिया से छुप सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले की नजर से कुछ भी नहीं छुपता। अक्सर हम अपनी जवानी और ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं या किसी की लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि इसका हिसाब नहीं होगा। कुदरत का न्याय करने का तरीका इंसानी अदालतों से बिल्कुल अलग होता है। वहां न तो गवाहों की जरूरत होती है और न ही किसी वकील की। वहां तो बस कर्मों का खाता खुलता है और फैसला सुना दिया जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम उस गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। समाज में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कभी इसे खट्टी मीठी नोकझोंक कहा जाता है, तो कभी यह रिश्ता एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बहू अपनी मर्यादाओं को लांघकर अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ अन्याय करती है, तो कुदरत उसे किस तरह से सबक सिखाती है? कुदरत के पास एक ऐसा रहस्यमयी तरीका है जिससे वो इंसान को उसी के बनाए जाल में फंसा देती है। इस कहानी में भी एक ऐसा ही रहस्य छुपा है, एक ऐसा सच जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं तो इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे हमारे अपने ही कर्म हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जीवन का वो फलसफा छुपा है जो शायद आपकी या आपके किसी करीबी की जिंदगी बदल दे। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इस रहस्य से पर्दा हम कहानी के अंत में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस नींव को देखना होगा जिस पर यह पूरी घटना आधारित है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही गांव की ओर जहां की मिट्टी में आज भी अपनत्व की खुशबू है, लेकिन वहां के एक घर में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लेकिन खुशहाल गांव चंदनपुर की। चंदनपुर गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर अक्सर सुख दुख की बातें किया करते थे। इसी गांव की एक संकरी गली में एक पुराना लेकिन बहुत ही सलीके से बना हुआ पक्का मकान था। यह मकान था सावित्री देवी का। सावित्री देवी की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। चेहरे पर झुर्रियां थी जो उनके जीवन के संघर्षों की कहानी बयां करती थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक चमक थी। उनके पति दीनानाथ जी का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब उनका बेटा महज 10 साल का था। उस समय सावित्री देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक अकेली औरत के लिए गांव में रहकर खेती बाड़ी संभालना और बेटे की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं था। सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे किनारा कर लिया था। कई बार ऐसी नौबत आई जब घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता था, लेकिन सावित्री देवी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर दिन रात मेहनत की। वो खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन अपने बेटे सूरज को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। सूरज ही उनकी जीने की वजह था और उनकी बुढ़ापे की लाठी भी। सावित्री देवी ने सूरज को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उस गरीबी के दलदल से बाहर निकले जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिता दी थी। गांव के लोग अक्सर सावित्री देवी के साहस की मिसाल दिया करते थे। वे कहते थे कि अगर मां हो तो सावित्री जैसी, जिसने अपने खून पसीने से बेटे को सींचा है। समय बीतता गया और सावित्री देवी की तपस्या रंग लाई। सूरज पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसने शहर के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन सूरज की नौकरी लगी थी, उस दिन सावित्री देवी की आंखों से जो आंसू निकले थे
वे खुशी के थे। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उन्हें खेतों में कड़ी धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। सूरज शहर में नौकरी करने लगा, लेकिन वो हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने गाँव आता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सावित्री देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब वो देखती थी कि उनका बेटा अब एक अफसर बन गया है। गांव की औरतें भी सावित्री देवी की किस्मत की सराहना करती थी कि देखो बुढ़ापा सुधर गया। अब सावित्री देवी की बस एक ही इच्छा बची थी कि वो अपने बेटे का घर बसते हुए देख ले। वो चाहती थी कि घर में एक बहू आए जो घर को स्वर्ग बना दे। सावित्री देवी अक्सर सपने देखती थी कि बहू आएगी तो उन्हें घर के कामों से मुक्ति मिल जाएगी और वो अपना बाकी जीवन पूजा पाठ और पोते पोतियों के साथ खेल कर बिताएंगी। सूरज के लिए भी अब रिश्तों की बात चलने लगी थी। चूंकि सूरज अच्छी नौकरी पर था और देखने में भी सुंदर था, इसलिए कई अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। सावित्री देवी ने बहुत सोच विचार कर एक रिश्ता तय किया। लड़की का नाम था कामिनी। कामिनी शहर के रहने वाली थी और पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों की लड़की थी। उसके पिता एक व्यापारी थे और वे लोग काफी संपन्न थे। जब सावित्री देवी कामिनी को देखने गई तो कामिनी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने झुककर सावित्री देवी के पैर छुए और बहुत ही मीठी बोली में बात की। सावित्री देवी को कामिनी बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि ये लड़की न केवल सुंदर है बल्कि संस्कारी भी है। उन्हें क्या पता था कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और मीठी बातों के पीछे कड़वे इरादे छिपे हो सकते हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बेटे की शादी की। उन्होंने अपनी पुरानी पुश्तैनी जेवर भी तुड़वाकर नई डिजाइन के गहने कामिनी के लिए बनवाए। वो अपनी बहू को रानी बनाकर रखना चाहती थी। पूरे गांव ने दावत का आनंद लिया और सावित्री देवी को बधाइयां दी कि अब तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ गई है। शादी के बाद कामिनी चंदनपुर गांव आ गई। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। नई नई शादी थी और घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। कामिनी भी घूंघट निकालकर सबसे मिलती और आशीर्वाद लेती। सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े चाव से अपनी बहू के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती और उसे खिलाती। वो कामिनी को कोई काम नहीं करने देती थी। वो कहती थी कि अभी तो नई नई आई है, अभी इसे आराम करने दो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे और मेहमानों का आना कम हुआ, घर का माहौल बदलने लगा। कामिनी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे गांव की धूल मिट्टी, गाय भैंसों की आवाज और बार बार बिजली का चले जाना बहुत अखरता था। शादी के करीब 15 दिन बाद सूरज को वापस अपनी नौकरी पर शहर जाना था। उसने सावित्री देवी से कहा कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कामिनी को भी अपने साथ शहर ले जाऊं। यहाँ गांव में उसका मन नहीं लग रहा है और वहां शहर में वो मेरे साथ रहेगी तो घर भी संभल जाएगा। सावित्री देवी को ये बात सुनकर थोड़ा धक्का तो लगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि बहू कुछ दिन उनके पास रहेगी तो सास बहू का रिश्ता मजबूत होगा, वे एक दूसरे को समझ पाएंगी। लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आजकल की लड़कियां हैं, शहर में ही खुश रहती है। फिर सूरज तो हर हफ्ते आता ही है तो बहू भी आ जाया करेगी। सूरज और कामिनी शहर चले गए। सावित्री देवी फिर से उस बड़े घर में अकेली रह गई। हालांकि उन्हें अकेलेपन की आदत थी, लेकिन अब उन्हें घर बहुत खाली खाली लगने लगा था। वो दिन भर बहू और बेटे का इंतजार करती और फोन पर उनसे बात करके मन बहला लेती। शहर जाकर कामिनी का असली रंग सामने आने लगा। वहां जाकर उसने सूरज को धीरे धीरे अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया। वो अक्सर सूरज से कहती कि देखो सूरज, तुम्हारी माँ गांव में ठीक है, उन्हें वहां की आदत है। हम उन्हें यहाँ शहर में लाएंगे तो वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। वैसे भी हमारा फ्लैट छोटा है और तुम्हारी माँ के पुराने ख्यालात हैं। यहाँ मेरी सहेलियां आती हैं और हम लोग पार्टी करते हैं तो माँ जी को शायद अच्छा न लगे। सूरज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसकी बातों को टाल नहीं पाता था। वो मन ही मन सोचता कि कामिनी सही कह रही है, माँ गांव में ही खुश है। महीने बीतते गए
शुरुआत में सूरज और कामिनी हर महीने गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आना जाना कम होने लगा। अब वे 2-3 महीने में एक बार आते, और वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। जब भी कामिनी गांव आती, उसका व्यवहार सावित्री देवी के प्रति बहुत रूखा होता। वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। सावित्री देवी अगर उससे कुछ पूछती तो वह चिढ़कर जवाब देती। एक बार की बात है, जब कामिनी और सूरज गांव आए हुए थे। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से कामिनी के लिए खीर बनाई थी। उन्होंने कामिनी को आवाज दी और कहा कि बहू आओ, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। कामिनी अपने कमरे में मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। सावित्री देवी की आवाज सुनकर वो बाहर आई और झुंझलाते हुए बोली कि माँ जी, आपको पता है न कि मैं डाइट पर हूँ। मुझे ये मीठा वीठा पसंद नहीं है। आप ये सब खुद ही खा लिया करो या पड़ोसियों को बांट दिया करो। मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सावित्री देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने तो बस प्यार से बुलाया था। उन्होंने कहा कि बेटी थोड़ा सा खा ले, शगुन होता है। इस पर कामिनी ने जोर से कहा कि आप समझती क्यों नहीं है, मुझे नहीं खाना, और हाँ, अगली बार से मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए मत आना। मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। सावित्री देवी सन्न रह गई। जिस घर में उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिता दी, आज उसी घर के एक कमरे में जाने के लिए उन्हें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सूरज की तरफ देखा। सूरज वहां खड़ा सब देख रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। ये देखकर सावित्री देवी को और भी गहरा सदमा लगा। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका बेटा पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में है। वो रात सावित्री देवी ने करवटें बदलते हुए काटी। उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर आज वो होते तो शायद कोई उनका पक्ष लेता, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि नई उम्र के बच्चे हैं, शायद काम का तनाव होगा, इसलिए ऐसा बोल दिया। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बात को भुलाने की कोशिश की। अगली सुबह जब कामिनी सोकर उठी तो वो बहुत गुस्से में थी। उसने सूरज से कहा कि सूरज, यहाँ बहुत मच्छर है और गर्मी भी बहुत है। मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाएगा। हम आज ही वापस शहर चल रहे हैं। सूरज ने कहा कि लेकिन हम तो 2 दिन के लिए आए थे और माँ ने आज दोपहर के खाने में तुम्हारी पसंद की कढ़ी बनाई है। कामिनी चिल्लाई कि मुझे कढ़ी वढ़ी नहीं खानी, मुझे बस यहाँ से जाना है। अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं बस पकड़कर चली जाऊंगी। मजबूरन सूरज को तैयार होना पड़ा। जब वे जाने लगे तो सावित्री देवी ने आंचल में बांधे हुए कुछ लड्डू और घर का बना घी सूरज को देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा, ये ले जा, तेरे लिए है। शहर का घी शुद्ध नहीं होता। सूरज वो थैला पकड़ने ही वाला था कि कामिनी ने बीच में टोक दिया और कहा कि सूरज, हम ये सब 3 टप्पर लेकर नहीं जाएंगे। गाड़ी में जगह नहीं है, और वैसे भी ये घी बहुत बदबू करता है। हमारे घर में इसकी स्मेल भर जाएगी। रहने दीजिए माँ जी, आप ही खाइए। सूरज ने माँ के हाथ से वो थैला नहीं लिया और कहा कि माँ रहने दो, कामिनी ठीक कह रही है, हम फिर कभी ले जाएंगे। और वे दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। सावित्री देवी हाथ में वह थैला लिए दरवाजे पर खड़ी रही। गाड़ी की धूल उड़ती रही और वो तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन पहली बार सावित्री देवी को लगा कि वो हार गई है। गरीबी से वो जीत गई थी, किस्मत से वो जीत गई थी, लेकिन अपनी औलाद के मोह में वो हार गई थी। इसके बाद से सूरज का फोन आना भी कम हो गया। सावित्री देवी खुद ही फोन करती तो अक्सर कामिनी फोन उठाती और कहती कि सूरज अभी ऑफिस में है या सो रहे हैं। वो बात नहीं कराती थी। सावित्री देवी तड़प कर रह जाती। उधर शहर में कामिनी ने सूरज को पूरी तरह से पट्टी पढ़ा दी थी कि गांव का घर बेचकर उस पैसे से शहर में एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। वो कहती कि वो पुराना घर खंडर होता जा रहा है और वहां कोई रहता भी नहीं है। सावित्री देवी तो एक कमरे में भी रह सकती है या फिर हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भी रख सकते हैं जहां उनकी उम्र के लोग होंगे तो उनका मन लगा रहेगा। सूरज पहले तो ना करता रहा, लेकिन कहते हैं न कि पानी की एक एक बूंद भी पत्थर में सुराख कर देती है। कामिनी की रोज रोज की चिकचिक और तानों ने सूरज का दिमाग भी बदल दिया। उसे लगने लगा कि शायद कामिनी सही कह रही है।
गांव में रहकर माँ का क्या भविष्य है। करीब 6 महीने बाद सूरज और कामिनी फिर गांव आए। इस बार उनका इरादा कुछ और ही था। उनके हाव भाव बदले हुए थे। आते ही कामिनी ने पूरे घर का मुआयना किया, जैसे कोई खरीदार जमीन जायदाद को देखता है। सावित्री देवी ने सोचा कि शायद बच्चों को उनकी याद आई है, इसलिए आए हैं। उन्होंने फिर से वही उत्साह दिखाया। लेकिन रात को खाने के समय सूरज ने बात छेड़ी। उसने कहा कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमसे अकेले ये घर और खेती नहीं संभलती। क्यों ना हम इस घर और जमीन को बेच दें। सावित्री देवी के हाथ से खाने का निवाला छूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा कि क्या कह रहा है बेटा? ये तेरे पिता की निशानी है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसे कैसे बेच सकते हैं? और अगर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? तभी कामिनी बोल पड़ी कि माँ जी, आप तो हर बात को इमोशन बना देती है। पिताजी की निशानी को छाती से लगाकर बैठने से पेट नहीं भरता। हम शहर में बड़ा फ्लैट ले रहे हैं, आप हमारे साथ चलिएगा। वहां आपको एक अलग कमरा दे देंगे, आप आराम से रहिएगा, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सावित्री देवी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जीती जी अपना घर नहीं बेचूंगी, मेरी अर्थी ही इस घर से निकलेगी। इस पर कामिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने थाली सरका दी और उठ खड़ी हुई। उसने सूरज से कहा कि देखा, मैंने कहा था न कि तुम्हारी माँ कभी हमारी तरक्की नहीं देख सकती। ये चाहती है कि हम भी इसी गांव में सड़े। अगर ये घर नहीं बिका तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं मायके जा रही हूँ। घर में क्लेश शुरू हो गया। वो रात सावित्री देवी के लिए कयामत की रात थी। जिस बेटे को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, आज वो अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें बेघर करने को तैयार था। सूरज अपनी माँ के पास आया और समझाने लगा कि माँ, जिद मत करो, कामिनी नाराज हो जाएगी तो मेरा घर टूट जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि मेरा घर टूट जाए? सावित्री देवी अपने बेटे का घर बचाने के लिए कमजोर पड़ने लगी। एक माँ अपने बेटे का घर उजड़ते हुए कैसे देख सकती है? उन्होंने भारी मन से कहा कि ठीक है बेटा, अगर इसी में तेरी खुशी है तो जो तू चाहे वो कर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे शहर में तुम्हारे साथ इज्जत से रखा जाएगा, मुझे वहां बोझ नहीं समझा जाएगा। सूरज ने कसम खाई कि माँ, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें हमेशा पलकों पर बिठा कर रखूंगा। अगले ही दिन से सूरज ने ग्राहक ढूंढने शुरू कर दिए। गांव के ही एक जमींदार को जमीन और घर का सौदा तय कर दिया गया। सावित्री देवी हर एक कोने को ऐसे देख रही थी जैसे उनकी जान निकल रही हो। जिस आंगन में सूरज ने चलना सीखा था, जिस रसोई में उन्होंने हजारों बार खाना बनाया था, जिस तुलसी के पौधे को उन्होंने रोज जल दिया था, आज सब कुछ पराया होने जा रहा था। रजिस्ट्री के दिन सावित्री देवी का अंगूठा लगवा लिया गया। घर और जमीन बिक गए, पैसे सूरज के खाते में आ गए। कामिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे अपनी जीत का नशा था। उसे लगा कि उसने बुढ़िया को बेवकूफ बना दिया। अब सारा पैसा उनके पास है और बुढ़िया तो अब उनके रहमो करम पर है। सामान बांधा गया। सावित्री देवी ने अपनी कुछ पुरानी साड़ियां और अपने पति की एक फोटो अपने बैग में रखी। गांव वालों ने जब सुना तो वे मिलने आए। सबने सावित्री देवी को नम आंखों से विदाई दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सावित्री देवी अपना सब कुछ छोड़कर जा रही है। गाड़ी में बैठते समय सावित्री देवी ने मुड़कर अपने घर को देखा और हाथ जोड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे कुलदेवता, मुझे माफ करना, मैं अपने पति की धरोहर को बचा न सकी। गाड़ी चल पड़ी और सावित्री देवी का अपना घर पीछे छूट गया। अब उनका ठिकाना शहर का वो फ्लैट था जहां उनकी बहू का राज चलता था। उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। शहर में उनके साथ जो होने वाला था वो उनकी कल्पना से भी परे था। और यही से शुरू होता है कुदरत के उस न्याय का खेल जो सबको हैरान करने वाला था। शहर की चकाचौंध और शोर शराबे के बीच सूरज की गाड़ी एक ऊंची इमारत के सामने रुकी। सावित्री देवी ने गर्दन ऊपर करके देखा तो उनकी टोपी गिरते गिरते बची। इतनी ऊंची इमारतें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई पक्षी खुले आसमान से सीधे पिंजरे के करीब पहुंच गया हो। लिफ्ट से ऊपर जाते समय उनका जी घबराने लगा।
लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। घर बहुत सुंदर था। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और छत पर झूमर। सावित्री देवी को लगा कि चलो कम से कम उनका बेटा एक महल में रहता है। वो अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि कामिनी ने टोक दिया। उसने कहा कि माँ जी चप्पल बाहर ही उतार दीजिए, ये महंगा फ्लोर है, गंदा हो जाएगा। सावित्री देवी ने तुरंत अपनी पुरानी चप्पलें बाहर उतार दी और नंगे पैर अंदर आ गई। कामिनी उन्हें घर के कोने में बने एक छोटे से कमरे की ओर ले गई। जब सावित्री देवी ने अंदर झांका तो उनका मन बैठ गया। वो कमरा नहीं बल्कि एक स्टोर रूम था। वहां पुराने अखबारों के ढेर, टूटे हुए खिलौने और फालतू सामान भरा पड़ा था। बस एक कोने में एक पुरानी सी चारपाई बिछा दी गई थी। कमरे में न तो कोई खिड़की थी और न ही हवा आने का कोई रास्ता। बस एक छोटा सा पंखा लगा था जो शायद चलता भी नहीं होगा। कामिनी ने बड़े ही रूखेपन से कहा कि माँ जी फिलहाल तो यही कमरा खाली है। हमारे दूसरे कमरे में मेरा ड्रेसिंग रूम है और तीसरे में सूरज का ऑफिस सेटअप है। आप तो वैसे भी गांव में रहती हैं, आपको तो आदत होगी, इसमें एडजस्ट कर लीजिए। सावित्री देवी ने सूरज की तरफ देखा। उम्मीद थी कि बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन सूरज नजरें चुराकर अपना बैग कमरे में रखने चला गया। सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली और अपना थैला उस कबाड़ खाने के एक कोने में रख दिया। अगली सुबह से ही सावित्री देवी को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। वो सुबह जल्दी उठ गई जैसा कि उनकी आदत थी। उन्होंने सोचा कि रसोई में जाकर चाय बना ले, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस जलाई, कामिनी दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी। उसने कहा कि माँ जी, आपने ये क्या किया? ये ऑटोमेटिक चूल्हा है, इसे ऐसे नहीं चलाते। आपने मेरी रसोई गंदी कर दी। अब हटिए यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी। सावित्री देवी सहम कर पीछे हट गई। उस दिन उन्हें चाय भी नहीं मिली। दोपहर होते होते घर की काम वाली बाई आई। कामिनी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि सुन, अब से तुझे आने की जरूरत नहीं है। मेरी सास आ गई है गांव से, वो घर पर ही रहती है, तो झाड़ू पोछा और बर्तन वो कर लिया करेंगी। वैसे भी बैठे बैठे उनका शरीर जाम हो जाएगा। काम करने से उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। तू अपना हिसाब ले और जा। सावित्री देवी अंदर कमरे में सब सुन रही थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू ने कहा था कि उन्हें वहां कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो आज उन्हें काम वाली की जगह रख रही थी। बाई के जाने के बाद कामिनी अंदर आई और हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोली कि माँ जी, वो बाई बहुत चोरी करती थी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब घर का काम तो करना ही पड़ेगा। आप तो वैसे भी घर के काम में माहिर हैं। जरा ये झाड़ू पोछा लगा दीजिए और उसके बाद बाथरूम भी साफ कर दीजिएगा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बहू, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे अब नीचे बैठकर पोछा नहीं लगता। इस पर कामिनी भड़क गई और बोली कि अरे वाह, गांव में तो खेतों में खूब कुदाल चलाती थी, यहाँ आते ही घुटने दुखने लगे। ये सब नाटक नहीं चलेगा। अगर इस घर में रहना है और 2 वक्त की रोटी खानी है तो काम तो करना पड़ेगा। यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। शाम को जब सूरज ऑफिस से आया तो सावित्री देवी ने सोचा कि वो बेटे को सब बताएंगी। जैसे ही सूरज सोफे पर बैठा, सावित्री देवी पानी लेकर गई और पास बैठ गई। उन्होंने दबी जुबान में कहा कि बेटा, कामिनी ने काम वाली को हटा दिया है। मुझसे अब इतना भारी काम नहीं होता। मेरे शरीर में अब वो जान नहीं रही। सूरज ने चिढ़कर मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि माँ, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों की शिकायत करती रहती हो? कामिनी भी तो ऑफिस का काम और घर का काम संभालती है। अगर तुम थोड़ा हाथ बंटा दोगी तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भी कहते हैं कि बुढ़ापे में एक्टिव रहना चाहिए। प्लीज माँ, मुझे रिलैक्स करने दो। ऑफिस में बहुत टेंशन है। सावित्री देवी समझ गई कि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो चुपचाप उठी और अपने अंधेरे कमरे में चली गई। उस रात उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर ही पेट भरा। अब सावित्री देवी की दिनचर्या बदल गई थी। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, फिर नाश्ता बनाती। कामिनी और सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते और सावित्री देवी रसोई में खड़ी होकर उनकी सेवा करती। कामिनी अक्सर खाने में कमियां निकालती।
कभी कहती नमक कम है तो कभी कहती रोटी जल गई है। वो सूरज के सामने ही सावित्री देवी को डांट देती जैसे कोई मालकिन अपनी नौकरानी को डांटती है। और सूरज चुपचाप नाश्ता करता रहता। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी मां की आंखों में आंसू है। उसे बस अपनी शांति और अपनी पत्नी की खुशी प्यारी थी। सावित्री देवी को खाने के लिए भी कामिनी का बचा हुआ खाना मिलता था। कामिनी अक्सर रात की बची हुई बासी रोटियां या सूखी सब्जी उन्हें दे देती। कहती कि माँ जी, आप तो गांव की है, आपका हाजमा मजबूत है, हम लोग ये बासी खाना नहीं खा सकते। सावित्री देवी उन सूखी रोटियों को पानी के साथ निगल लेती। उन्हें अपना भरा पूरा घर, अपने खेत, अपनी गाय और वो इज्जत याद आती जो गांव में उन्हें मिलती थी। वहां भले ही गरीबी थी लेकिन सुकून था। यहाँ सब कुछ था लेकिन अपनापन रत्ती भर भी नहीं था। वो अक्सर काम करते करते थक कर गिर जाती, लेकिन कामिनी को उन पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टे वो ताना मारती कि बुढ़ापे में हडिद्या कमजोर नहीं, कामचोरी की आदत पड़ गई है। एक दिन कामिनी की कुछ सहेलियां घर पर आई। वे किटी पार्टी के लिए जमा हुई थी। सब सजी धजी ड्राइंग रूम में बैठी थी। कामिनी ने सावित्री देवी को एक पुरानी और थोड़ी फटी हुई साड़ी पहनने को कहा ताकि वो काम वाली जैसी ही लगे। उसने सावित्री देवी के हाथ में ट्रे थमा दी और कहा कि जाओ मेहमानों को पानी और नाश्ता सर्व करो। सावित्री देवी कांपते हाथों से ट्रे लेकर बाहर गई। जब वो नाश्ता परोस रही थी तो एक सहेली ने पूछा कि अरे कामिनी, ये नई मेड कहाँ से रखी है, बड़ी बुजुर्ग लग रही है। कामिनी हंसकर बोली कि अरे क्या बताओ, गांव से आई है, दूर की रिश्तेदार है। इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और खाने के लाले पड़े थे, तो मेरे पति ने तरस खाकर इसे यहाँ रख लिया। अब घर का काम कर देती है तो हम इसे रोटी और छत दे देते हैं। ये सुनकर सावित्री देवी के हाथ से ट्रे छूटकर गिर गई। कांच के गिलास टूट गए और पानी फैल गया। सहेलियां चौंक गई। सावित्री देवी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर खंजर चला दिया हो। वो इस घर की मालकिन थी। इस घर को बनाने में उनकी पुश्तैनी जायदाद लगी थी और आज उन्हें दूर की रिश्तेदार और मेड बताया जा रहा था। कामिनी गुस्से से लाल हो गई। उसने सबके सामने सावित्री देवी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि देख नहीं सकती, अंधी हो गई है क्या? मेरा इतना महंगा क्रोकरी सेट तोड़ दिया, अब खड़ी क्या है, साफ कर इसे। सावित्री देवी ने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से नीचे बैठकर कांच के टुकड़े और पानी साफ किया। उनकी आत्मा छली हो चुकी थी। वो रोती हुई अंदर भागी और अपने स्टोर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन सावित्री देवी ने फैसला कर लिया कि अब वो सूरज से बात करके रहेंगी, चाहे जो हो जाए। वो अब ये अपमान नहीं सहेंगी। रात को जब सूरज आया तो घर में सन्नाटा था। कामिनी ने पहले ही सूरज के कान भर दिए थे कि तुम्हारी माँ ने आज मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी और मेरा महंगा नुकसान कर दिया। सूरज गुस्से में था। वो सीधा माँ के कमरे में गया और जोर से दरवाजा खोला। सावित्री देवी अंधेरे में बैठी रो रही थी। सूरज ने बिना हाल चाल पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया कि माँ, तुम्हें चैन नहीं है क्या? तुम क्यों कामिनी को परेशान करती हो? आज तुमने उसके मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? सावित्री देवी ने बेटे की तरफ देखा। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि बेटा, कामिनी ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है, वो मुझे भर पेट खाना भी नहीं देती। आज उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मैं कोई दूर की रिश्तेदार हूँ जिसे उसने दया करके रखा है। क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? क्या वो घर मेरा नहीं था जिसे बेचकर तूने ये ऐश ओ आराम खरीदा है? सूरज एक पल के लिए चुप हुआ, लेकिन फिर कामिनी की सिखाई हुई पट्टी बोलने लगा। उसने कहा कि माँ देखो, कामिनी शहर की है, उसका स्टेटस है। वो अपनी सहेलियों को कैसे बताती कि तुम मेरी माँ हो, तुम गांव की हो, अनपढ़ हो, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं है। उसने जो भी किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया। और रही बात काम की, तो घर में रहकर थोड़ा बहुत काम करने में हर्ज ही क्या है? तुम खामखा राई का पहाड़ बना रही हो। सावित्री देवी ने उस दिन अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस शहर की चकाचौंध में उनका बेटा कहीं खो गया है। अब सामने जो खड़ा है वो सिर्फ कामिनी का पति है, उनका बेटा सूरज नहीं।
उन्होंने अपनी आंसू पोंछे और कहा कि ठीक है बेटा, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। जो तुम दोनों को ठीक लगे वही होगा। सूरज बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। सावित्री देवी उस काल कोठरी में अकेली रह गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुदरत ये सब देख रही है। कुदरत का खाता खुल चुका था और उसमें हर एक आंसू, हर एक अपमान और हर एक झूठ दर्ज हो रहा था। पाप का घड़ा अब भरने ही वाला था और जब ये फूटता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। सावित्री देवी के सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके गुनहगारों की सजा का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सावित्री देवी की जिंदगी उस छोटे से स्टोर रूम में सिमट कर रह गई। 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में वो सावित्री देवी, जो कभी चंदनपुर गांव की एक सम्मानित महिला थी, अब अपने ही बेटे के घर में एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। उनकी कमर झुक गई थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और शरीर में अब वो ताकत नहीं बची थी। वो घर का काम करते करते हांफने लगती थी, लेकिन कामिनी का दिल कभी नहीं पसीजा। कामिनी के लिए वो बस एक मशीन थी जिसे सुबह चालू किया जाता था और रात को बंद कर दिया जाता था। सूरज ने भी अब अपनी मां की तरफ देखना बंद कर दिया था। शायद उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती थी, इसलिए वो नजरें मिलाने से डरता था, या शायद वो अब पूरी तरह से कामिनी के रंग में रंग चुका था और उसे मां का दुख दिखा ही नहीं देता था। इन 2 सालों में सावित्री देवी ने कई त्योहार और खुशियां उस बंद कमरे की दीवारें देखकर बिताई थी। दिवाली आती तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता। कामिनी और सूरज नए कपड़े पहनते, घर को सजाते, लेकिन सावित्री देवी के हिस्से में वही अंधेरा और वही बासी खाना आता। होली पर जब सब रंगों से खेल रहे होते, सावित्री देवी अपने पुराने मटमैले कपड़ों में रसोई में बर्तन मांज रही होती थी। उन्हें अब त्योहारों से डर लगने लगा था, क्योंकि त्योहार का मतलब था घर में ज्यादा मेहमान और ज्यादा काम। एक बार सावित्री देवी बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और शरीर तप रहा था। उन्होंने हिम्मत करके कामिनी से कहा कि बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं होगा। कामिनी ने उनके माथे पर हाथ रखकर देखा तक नहीं और दूर से ही बोली कि माँ जी, ये बहानेबाजी मेरे सामने मत कीजिए। आज घर में किटी पार्टी है और बहुत काम है। एक पैरासिटामोल खा लीजिए और काम पर लग जाइए। उस दिन सावित्री देवी ने कांपते हाथों से पूरा खाना बनाया और जब तक पार्टी खत्म नहीं हुई वो खड़ी रही। रात को वो बिना खाए ही बिस्तर पर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी आखिरी रात है, लेकिन ऊपर वाले ने शायद उन्हें अभी और दुख दिखाने के लिए जिंदा रखा था। फिर वो दिन आया जिसने सावित्री देवी के सब्र के बांध को पूरी तरह तोड़ दिया। सूरज को कंपनी में प्रमोशन मिला था और उसकी तनख्वाह भी दोगुनी हो गई थी। इस खुशी में कामिनी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। शहर के बड़े बड़े लोग, सूरज के ऑफिस के कलीग्स और कामिनी के अमीर दोस्त आने वाले थे। तैयारी कई दिनों से चल रही थी। सावित्री देवी भी खुश थी कि चलो बेटा तरक्की कर रहा है। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, खुद चाहे कितने भी कष्ट में हो, औलाद की खुशी देखकर सब भूल जाती है। पार्टी वाली शाम को सावित्री देवी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, जो थोड़ी फटी हुई थी लेकिन साफ थी। उन्होंने सोचा कि आज बेटे की खुशी का दिन है, वो भी तैयार होकर आशीर्वाद देंगी। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि कामिनी सामने आ गई। सावित्री देवी को तैयार देखकर उसकी आंखों में अंगारे दहक उठे। वो चीख पड़ी कि माँ जी, आप ये फटे पुराने कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? सावित्री देवी ने सहमते हुए कहा कि आज सूरज की प्रमोशन की पार्टी है ना, तो मैंने सोचा मैं भी शामिल हो जाऊं। कामिनी ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा कि आप अपनी शक्ल आईने में देखती हैं, आप बिल्कुल किसी भिखारन जैसी लगती हैं। मेरे हाई क्लास मेहमान आएंगे, उनके सामने अगर आप ऐसी हालत में जाएंगी तो मेरी और सूरज की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या सोचेंगे कि हम अपनी माँ को ऐसे रखते हैं? नहीं, आप बाहर नहीं आएंगी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि बहू, मैं कोने में बैठ जाऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन कामिनी ने उनकी एक न सुनी। उसने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए वापस स्टोर रूम में ले गई। उसने कहा कि जब तक पार्टी खत्म नहीं होती
आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेंगी। अगर आपको प्यास भी लगे या बाथरूम भी जाना हो तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बाहर मत आना। और हाँ, कोई भी आवाज मत करना। अगर किसी को पता चला कि इस घर में कोई बूढ़ी औरत रहती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर कामिनी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। सावित्री देवी उस बंद कमरे में दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। बाहर संगीत की तेज आवाजें आ रही थी। लोगों के हंसने और बात करने का शोर सुनाई दे रहा था। खुशबूदार खाने की महक दरवाजे की दरारों से अंदर आ रही थी। सावित्री देवी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, लेकिन पानी का जग बाहर रसोई में रह गया था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डीजे की तेज आवाज में उनकी दस्तक किसी ने नहीं सुनी। वो प्यास से तड़प रही थी, उनका गला सूख रहा था। उधर बाहर पार्टी पूरे शबाब पर थी। सूरज और कामिनी मेहमानों के साथ शैंपेन के ग्लास टकरा रहे थे। सूरज अपनी सफलता के किस्से सुना रहा था और कामिनी अपनी डायमंड की अंगूठी दिखा रही थी। किसी को याद भी नहीं था कि इसी घर की एक दीवार के पीछे वो औरत प्यासी बैठी है, जिसकी वजह से आज सूरज का वजूद है। घंटों बीत गए। रात के 12 बज चुके थे। सावित्री देवी का दम घुटने लगा था। उस छोटे से कमरे में हवा का ठीक से आना जाना नहीं था। भूख और प्यास से उनका सिर चकरा रहा था। उन्हें अचानक अपनी छाती में भारीपन महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे सांस नहीं आ रही। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा सूरज, बहो, दरवाजा खोलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन बाहर संगीत इतना तेज था कि उनकी कमजोर आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वो दर्द से कराहती रही, फर्श पर तड़पती रही। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान को याद किया और सोचा कि शायद यही अंत है। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। पार्टी देर रात 2 बजे खत्म हुई। मेहमान चले गए। सन्नाटा छा गया। कामिनी और सूरज थककर सोफे पर गिर पड़े। सूरज ने कहा कि चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं। कामिनी को अचानक याद आया कि उसने बुढ़िया को कमरे में बंद किया था। उसने सोचा कि चलो सुबह खोल दूंगी, अभी कौन उठे। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर बुढ़िया को वॉशरूम जाना होगा और उसने कमरे में ही गंदगी कर दी तो बदबू हो जाएगी। वो झुंझलाते हुए उठी और स्टोर रूम की तरफ गई। उसने कुंडी खोली और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। सावित्री देवी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। कामिनी ने जोर से आवाज लगाई कि सूरज, सूरज जल्दी इधर आओ। सूरज दौड़ता हुआ आया। उसने मां को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके नशे उतर गए। उसने घबराकर मां को हिलाया। सावित्री देवी की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। सूरज ने पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद सावित्री देवी ने आंखें खोली। उनकी हालत देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। लेकिन कामिनी को चिंता इस बात की थी कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो पुलिस केस न हो जाए। उसने सूरज से कहा कि अरे, ये नाटक कर रही है, पार्टी में नहीं आने दिया ना, इसलिए ड्रामा कर रही है ताकि हम डर जाएं। सूरज को भी लगा कि शायद कामिनी सही कह रही है। उसने मां को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया और कहा कि मां, तुम भी ना, डरा ही दिया था, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। उन्होंने एक गिलास पानी उनके सिरहाने रखा और लाइट बंद करके चले गए। उस रात सावित्री देवी पूरी रात जागती रही। शारीरिक दर्द से ज्यादा उन्हें रूहानी दर्द हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस घर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर वो मर भी जाती तो शायद सुबह ही किसी को पता चलता। उन्होंने उसी रात एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया। वो अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगेंगी। लेकिन वो लाचार थी, बेबस थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शहर उनके लिए एक अनजान जंगल जैसा था। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई संपर्क। वो पूरी तरह से कैद थी। अगले दिन से सूरज और कामिनी का व्यवहार और भी सख्त हो गया। उन्हें डर था कि मां कहीं पड़ोसियों से कुछ कह न दे, इसलिए अब सावित्री देवी पर पहरा और कड़ा कर दिया गया। उन्हें बालकनी में खड़े होने की भी मनाही थी। कामिनी अब उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी, ये कहकर कि बुढ़ापे में ज्यादा खाने से बीमारियां होती है। सावित्री देवी अब एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी।
लेकिन कहते हैं न कि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब पाप का घड़ा लबालब भर जाता है, तब कुदरत अपना खेल शुरू करती है। कुदरत का कानून है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सावित्री देवी की खामोश आहें अब आसमान तक पहुंच चुकी थी। सूरज और कामिनी अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ये सुख हमेशा बना रहेगा। पैसे, रुतबा और जवानी के नशे में वे ये भूल गए थे कि वक्त का पहिया घूम रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनकी हंसती खेलती दुनिया को तहस नहस करने वाली थी। कुदरत ने उनके लिए सजा तय कर ली थी। बस उस सजा के मिलने का समय नजदीक आ रहा था। सावित्री देवी के आंसुओं का हिसाब होने वाला था, और ये हिसाब इतना भयानक होगा कि देखने वाले भी कांप उठेंगे। सावित्री देवी के आंसुओं ने शायद उस अदृश्य शक्ति को जगा दिया था जो न्याय का तराजू थामे बैठी है। समय का चक्र अब घूमने वाला था। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। सूरज और कामिनी अपनी जिंदगी में इतने मग्न थे कि उन्हें आभास भी नहीं था कि उनकी खुशियों की इमारत रेत की नींव पर खड़ी है। सूरज को प्रमोशन मिले 6 महीने हो चुके थे। पैसे की बरसात हो रही थी। कामिनी ने अब एक नई योजना बनाई थी। वो यूरोप घूमने जाना चाहती थी। उसने ट्रेवल एजेंट से बात कर ली थी और लाखों रुपए जमा भी करवा दिए थे। वो दिन भर फोन पर अपनी सहेलियों को बताती कि वो स्विट्जरलैंड जा रही है, पेरिस जा रही है। घर में शॉपिंग के बैग्स का ढेर लग गया था। नए कपड़े, नए जूते, नए बैग्स। कामिनी की खुशी 7वें आसमान पर थी। एक शाम कामिनी ने सावित्री देवी के कमरे का दरवाजा खोला। सावित्री देवी सहम गई। उन्हें लगा कि शायद आज फिर किसी गलती की सजा मिलने वाली है, लेकिन कामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा कि माँ जी, हम अगले हफ्ते यूरोप जा रहे हैं 15 दिनों के लिए। घर सूना रहेगा, आपको घर का ध्यान रखना है। और सुनिए, दूध वाले और पेपर वाले का हिसाब मैंने कर दिया है। आप अपने लिए खाना बना लेना, राशन डलवा दिया है। और खबरदार, जो घर से बाहर निकली या किसी पड़ोसी को अंदर बुलाया, अगर मुझे पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने किसी को घर में घुसने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री देवी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उन्हें तो आदत हो गई थी अकेलेपन की। उन्हें लगा कि चलो 15 दिन ही सही, उन्हें कामिनी की कड़वी बातों से मुक्ति मिलेगी। जाने की तारीख नजदीक आ रही थी। सूरज ऑफिस के काम निपटाने में लगा था ताकि छुट्टी पर कोई परेशानी न हो। जाने से 2 दिन पहले की बात है। सूरज ऑफिस से देर रात लौट रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। शहर की सड़कें पानी से लबालब थी। सूरज ने कामिनी को फोन किया कि मैं निकल चुका हूं, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। कामिनी घर पर पैकिंग कर रही थी। उसने कहा कि जल्दी आ जाओ, अभी बहुत पैकिंग बाकी है। सूरज ने फोन रखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का शीशा भी धुंधला हो गया था। वाइपर पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। अचानक एक मोड़ पर सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। ट्रक वाले ने शायद शराब पी रखी थी या बारिश की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया था। सूरज ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गीली सड़क पर गाड़ी फिसल गई। एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी ट्रक से टकराकर डिवाइडर से जा भिड़ी और 3-4 बार पलट गई। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने ये देखा और पुलिस को फोन किया। एम्बुलेंस आई और खून से लथपथ सूरज को निकालकर अस्पताल ले गई। इधर घर पर कामिनी सूरज का इंतजार कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन सूरज नहीं आया। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। कामिनी को गुस्सा आ रहा था कि सूरज इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। तभी घर की घंटी बजी। कामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या ये सूरज कुमार का घर है। कामिनी ने डरते हुए हाँ कहा। इंस्पेक्टर ने बताया कि आपके पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही कामिनी के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। वो बदहवास होकर अस्पताल की तरफ भागी।
सावित्री देवी ने जब पुलिस की बात सुनी तो वो भी दरवाजे तक आई, लेकिन पुलिस और कामिनी जा चुके थे। वो वहीं चौखट पर बैठकर रोने लगी। उनका दिल कह रहा था कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अस्पताल पहुंचकर कामिनी ने देखा कि सूरज आईसीयू में है। डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त था। सूरज के सिर में गहरी चोट आई है और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। उसे बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें बहुत खर्चा आएगा। कामिनी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरे पति को बचा लीजिए। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कामिनी को बताया कि हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन एक बुरी खबर है, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। सूरज अब अपने कमर से नीचे का हिस्सा कभी नहीं हिला पाएगा। वो पैरालाइज्ड हो गया है। इसके अलावा सिर की चोट की वजह से उनकी बोलने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। वो अब पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही रहेंगे। उन्हें हर छोटे काम के लिए सहारे की जरूरत होगी। ये सुनकर कामिनी को लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। यूरोप ट्रिप, शॉपिंग, पार्टी, सब कुछ एक पल में धुएं की तरह उड़ गया। जिस पति के दम पर वो इतना इतराती थी, आज वो पति एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। कुछ दिन बाद सूरज को होश आया। उसे जब अपनी हालत का पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से सिर्फ अजीब सी आवाजें निकल रही थी। उसका शरीर बेजान पड़ा था। अस्पताल का बिल लाखों में आया। कामिनी ने अपनी सेविंग्स, यूरोप ट्रिप के लिए जमा किए पैसे सब दे दिए, लेकिन खर्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दवाइयां, फिजियोथेरेपी और प्राइवेट रूम का किराया पानी की तरह पैसा बह रहा था। 1 महीने बाद डॉक्टर ने सूरज को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इनका इलाज घर पर ही होगा। आपको इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। इन्हें समय पर करवट दिलानी होगी, साफ सफाई रखनी होगी, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। कामिनी सूरज को लेकर घर आई। एम्बुलेंस से जब सूरज को स्ट्रेचर पर घर लाया गया तो सावित्री देवी दौड़कर आई। अपने जवान बेटे को इस हालत में देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया और चूमने लगी, लेकिन कामिनी ने उन्हें धक्का दे दिया और कहा कि हटो यहां से। वैसे ही मुसीबत कम नहीं है जो तुम रोना धोना शुरू कर रही हो। अंदर जाओ अपने कमरे में। सूरज को उसी मास्टर बेडरूम में लेटाया गया जहां उसने और कामिनी ने कई सपने देखे थे। अब वो कमरा एक अस्पताल के कमरे जैसा लग रहा था। दवाइयों की गंध, व्हीलचेयर और बेड के किनारे रखी यूरिन बैग की नली। शुरुआत के कुछ दिन तो कामिनी ने मजबूरी में सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उसका सब्र जवाब देने लगा। एक जवान और फैशनेबल औरत के लिए दिन भर एक अपाहिज पति की गंदगी साफ करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से घर में आने वाला पैसा बंद हो गया था। सूरज की कंपनी ने कुछ मेडिकल क्लेम दिया था, लेकिन वो भी खत्म हो रहा था। सूरज की नौकरी चली गई थी। अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। कामिनी का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आने लगा। वो बात बात पर झल्लाने लगी। अब उसकी नफरत सिर्फ सावित्री देवी तक सीमित नहीं थी, बल्कि सूरज भी अब उसका शिकार बनने लगा था। एक दिन सूरज ने पानी मांगने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। गिलास हाथ से छूट गया और पानी बिस्तर पर गिर गया। कामिनी वहां आई और उसने सूरज को देखा। बजाय चादर बदलने के वो सूरज पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? दिन भर बस गंदगी फैलाते रहते हो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो दिन भर तुम्हारी गंदगी साफ करती रहूं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी की। सूरज अपनी लाचारी पर रोने लगा। वो वही सूरज था जो कभी कामिनी पर जान छिड़कता था। आज वही कामिनी उसे बोझ समझ रही थी। सावित्री देवी ने जब कामिनी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह दौड़कर आई। उन्होंने देखा कि बिस्तर गीला है और सूरज रो रहा है। वो तुरंत आगे बढ़ी और बोली कि बहुत तुम हटो, मैं साफ कर देती हूँ। लेकिन कामिनी ने उन्हें भी झिड़क दिया। उसने कहा कि तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो मेरा पति आज इस हालत में है। तुम मनहूस हो। जब से इस घर में आई हो सब बर्बाद हो गया है।
सावित्री देवी चुपचाप खड़ी रही। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। दिन बीतते गए और हालात बदतर होते गए। पैसों की तंगी शुरू हो गई। कामिनी ने घर के खर्चे कम करने के लिए बिजली की बचत शुरू कर दी। उसने सूरज के कमरे का एसी बंद कर दिया। गर्मी से सूरज का हाल बेहाल हो जाता। उसके शरीर पर घाव होने लगे थे, जिन्हें बेड सोर्स कहते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि एयर बेड और एसी जरूरी है, लेकिन कामिनी ने कहा कि इतना बिल कौन भरेगा। अब घर में 2 लोग ऐसे थे जो कामिनी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे, एक बूढ़ी सास और एक अपाहिज पति। कामिनी अक्सर सूरज के सामने ही अपने मायके फोन करती और अपनी किस्मत का रोना रोती। वो कहती कि मैं कहां फंस गई, मुझे तो इस नरक से निकलना है। मैं अपनी पूरी जवानी इस जिंदा लाश की सेवा में बर्बाद नहीं कर सकती। सूरज ये सब सुनता और खून के आंसू रोता। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद किया था, जब उसने माँ के हाथ का बना घी लेने से मना किया था। आज वही कुदरत उसे उसी जगह ले आई थी। आज वो भी उसी घर में एक कैदी की तरह था, जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन की बात है, सूरज को बहुत तेज भूख लगी थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। कामिनी अपने कमरे में फोन पर व्यस्त थी। सूरज ने इशारे से और टूटी फूटी आवाज में खाना मांगा। कामिनी ने अनसुना कर दिया। सावित्री देवी से बेटे की भूख देखी नहीं गई। वो चुपके से रसोई में गई और जल्दी से 2 रोटियां और थोड़ी दाल लेकर आई। वो सूरज को अपने हाथों से खिलाने लगी। सूरज अपनी माँ के हाथ का निवाला खाकर रो पड़ा। उसे बरसों बाद वो स्वाद मिला था जिसमें प्यार और ममता थी। माँ और बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज की आंखों में पश्चाताप था और माँ की आंखों में करुणा। तभी कामिनी वहां आ धमकी। उसने सावित्री देवी को सूरज को खाना खिलाते देख लिया। वो आग बबूला हो गई। उसने सावित्री देवी के हाथ से थाली छीनकर दूर फेंक दी। दाल और रोटी फर्श पर बिखर गई। कामिनी चिल्लाई कि मैंने मना किया था, न कि इसे मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं देना है। डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया है। ये तुम्हारा गांव का खाना इसे और बीमार कर देगा। और तुम, उसने सूरज की तरफ उंगली उठाई, बड़े मजे से खा रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं यहाँ दिन रात मर रही हूँ और तुम्हें माँ का लाड प्यार चाहिए। अगर इतना ही प्यार है माँ से तो उसी के कमरे में क्यों नहीं चले जाते? उसी गंदे स्टोर रूम में रहो अपनी माँ के साथ। मेरे कमरे में बदबू फैलाने की जरूरत नहीं है। कामिनी का ये रूप देखकर सूरज कांप गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जिसके लिए उसने अपनी माँ को ठुकराया था। कामिनी ने सूरज की व्हीलचेयर को धक्का दिया और कहा कि निकलो मेरे कमरे से। आज से तुम उस स्टोर रूम में ही रहोगे। मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं रात भर तुम्हारी खर्राटे और खांसने की आवाज नहीं सुन सकती। सावित्री देवी ने कामिनी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बहू ऐसा मत कर। वहां गर्मी है, मच्छर है, सूरज बीमार है, वो वहां कैसे रहेगा? लेकिन कामिनी के सिर पर शैतान सवार था। उसने सावित्री देवी को धक्का दिया और सूरज को घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई। उस रात सूरज को उसी स्टोर रूम में डाल दिया गया जहां उसकी मां पिछले 2 साल से रह रही थी। उसी टूटी हुई चारपाई पर मां और बेटे दोनों बैठे थे। ऊपर वही पुराना पंखा आवाज करते हुए चल रहा था। कमरे में उमस थी, मच्छरों की भिनभिनाहट थी। सूरज ने अपनी मां की तरफ देखा। मां ने अपने आंचल से सूरज का पसीना पोंछा और उसे गले लगा लिया। सूरज फूट फूट कर रोने लगा। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, मां मुझे माफ कर दो। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रो मत बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस अंधेरी कोठरी में आज मां और बेटा एक हो गए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कुदरत ने सूरज को वही पहुंचा दिया था जहां उसने अपनी मां को पहुंचाया था। न्याय का चक्र पूरा हो रहा था, लेकिन अभी भी इस कहानी का अंत बाकी था। कामिनी का पाप अभी भी बाकी था और उसकी सजा भी अभी बाकी थी। उस संकरी और उमस भरी कोठरी में अब 2 जिंदगियां सिसक रही थी। एक वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए न्योछावर कर दी, और दूसरा वो बेटा जो आज अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबकर
जिंदा लाश बन चुका था। स्टोर रूम में एक ही चारपाई थी जिस पर सूरज लेटा रहता था। सावित्री देवी जमीन पर एक पुरानी दरी बिछाकर सोती थी, लेकिन नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सूरज की आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते थे जो उसके कानों तक लुढ़क जाते। सावित्री देवी अपने पल्लू से उन आंसुओं को पोंछती और उसे दिलासा देती। वो कहती कि बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी कट जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि ये वक्त कटना इतना आसान नहीं है। सूरज का शरीर अब जवाब दे रहा था। दवाइयां बंद हो चुकी थी क्योंकि कामिनी ने साफ कह दिया था कि उसके पास अब पैसे नहीं है। घाव बढ़ रहे थे और दर्द असहनीय होता जा रहा था। सावित्री देवी ने देसी नुस्खे अपनाना शुरू कर दिया। वो घर में बची हुई हल्दी और तेल का लेप बनाकर सूरज के घावों पर लगाती। वो पूरी रात हाथ वाले पंखे से सूरज को हवा करती ताकि उसे गर्मी न लगे और मच्छर न काटे। जिस बेटे ने ऐसी की हवा के लिए मां को कोठरी में डाला था, आज वही बेटा उसी कोठरी में मां की हवा के सहारे सांस ले रहा था। कुदरत का ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। सूरज अब इशारों में मां से माफी मांगता। वो अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसकी उंगलियां भी ठीक से काम नहीं करती थी। सावित्री देवी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लेती और कहती कि एक मां अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होती। उधर बाहर कामिनी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। घर का राशन खत्म हो रहा था और बिजली का बिल न भरने के कारण नोटिस आ चुका था। कामिनी ने अपने जेवर बेचना शुरू कर दिया था। पहले उसने अपनी अंगूठियां बेची, फिर गले का सेट, लेकिन ये पैसा समंदर में बूंद के समान था। उसकी जो सहेलियां पहले उसके घर पार्टी करने आती थी, अब उन्होंने कामिनी का फोन उठाना बंद कर दिया था। मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता, ये बात अब कामिनी को समझ आ रही थी। लेकिन बजाय इसके कि वो सुधरती, उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार सूरज और सावित्री देवी है। वो सोचती कि अगर ये बुढ़िया और ये अपाहिज आदमी न होते तो वो कहीं भी जाकर नई शुरुआत कर सकती थी। ये दोनों उसके पैरों की बेड़ियां बन गए थे। इसी दौरान कामिनी की मुलाकात एक पुराने दोस्त विक्रम से हुई। विक्रम एक प्रॉपर्टी डीलर था और स्वभाव से बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का आदमी था। कामिनी ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसका पति अपाहिज हो गया है और सास उसके सिर पर बोझ बनी हुई है। विक्रम ने कामिनी की मजबूरी का फायदा उठाने की सोची। उसने कामिनी को एक सपना दिखाया। उसने कहा कि कामिनी तुम अभी भी जवान हो और सुंदर हो, क्यों अपनी जिंदगी इस बीमार आदमी की सेवा में बर्बाद कर रही हो। मेरे पास एक योजना है, तुम ये फ्लैट बेच दो, अभी मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। उस पैसे से हम दोनों मुंबई चलेंगे, वहां मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा और तुम भी कुछ कर लेना। हम शादी कर लेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रही बात तुम्हारे पति और सास की, तो उन्हें किसी सरकारी आश्रम में छोड़ देंगे, वहां उनकी देखभाल हो जाएगी। कामिनी की आंखों पर तो वैसे भी स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। उसे विक्रम की बातों में अपनी आजादी दिखाई दी। उसे लगा कि यही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का। उसने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस फ्लैट को वो बेचने जा रही है वो सूरज की मेहनत की कमाई है। विक्रम ने कहा कि लेकिन फ्लैट सूरज के नाम पर है, उसे बेचने के लिए उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की जरूरत होगी। कामिनी ने कहा कि तुम कागजात तैयार करो, निशान मैं लगवा लूंगी। वो तो वैसे भी लाचार है, उसे क्या पता चलेगा। अगले दिन विक्रम कागजात लेकर आया। कामिनी उन कागजों को लेकर स्टोर रूम में गई। सूरज सो रहा था या शायद दर्द के मारे आंखें बंद किए पड़ा था। सावित्री देवी बाहर कपड़े धो रही थी। कामिनी ने मौका देखा और स्याही का पैड लेकर सूरज के अंगूठे पर लगाया और कागजों पर छाप ले ली। सूरज को थोड़ा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और कामिनी को देखा। कामिनी ने घबराते हुए कहा कि ये डॉक्टर के कुछ कागज हैं, इलाज के लिए जरूरी है। सूरज कुछ बोल तो सकता नहीं था, उसने बस लाचारी से देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कामिनी अपना काम करके बाहर निकल गई। उसे अपनी जीत पर बहुत गुमान हो रहा था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता।
फ्लैट का सौदा पक्का हो गया। विक्रम ने कामिनी को बताया कि ग्राहक मिल गया है और 2 दिन बाद रजिस्ट्री है। पैसे सीधे कामिनी के अकाउंट में आएंगे क्योंकि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कुछ हेर फेर कर लिया था।